हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं सीज़र। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सीज़र हम लोग देखते हैं, सीज़र क्या होता है। सीज़र क्या होता है? सीज़र कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ब्रेन की वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है ब्रेन में होने लगती है, उसी को सीज़र कहते हैं। तो ठीक है, सीज़र इज़ द कंडीशन ऑफ द इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। और एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर्स होते हैं बार बार। ठीक है, तो एपिलेप्सी भी क्या है, एक तरीके की सीजर, रिकरेंट सीजर को हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल होता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिकरेंट सीजर होते हैं। ठीक है, तो एपिलेप्सी इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द रिकरेंट सीजर। और शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि रिपीटेड अकरेंस ऑफ अ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। ठीक है, तो अगर रिपीटेड अकरेंस हो रही है सीजर्स की तो हम उसे क्या कहेंगे, एपिलेप्सी कहेंगे। ठीक है, तो इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो इटियोलॉजी में कौन कौन से कॉज आएंगे, मेनली कोई पर्टिकुलर कॉज तो नहीं होता, इडियोपैथिक होती है, एग्जैक्ट कॉज नहीं होता, लेकिन क्या क्या और हो सकता है, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से एपिलेप्सी होती है, ब्रेन इन्फेक्शन हुआ है लाइक मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इन सब की वजह से भी हो सकता है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है उनकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया है, उनकी वजह से हो सकती है एपिलेप्सी, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है तब भी एपिलेप्सी हो सकती है, और हाई ग्रेड फीवर की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। और ये हाई ग्रेड फीवर का जो कॉज है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, चाइल्ड्स में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सीजर। तो मतलब सीजर जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, या एपिलेप्सी कितने प्रकार की होती है। तो जनरलाइज्ड सीजर और पार्शियल सीजर या फोकल सीजर। पार्शियल या फोकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेन है वो पार्शियली अफेक्ट होगा, कोई एरिया, कोई पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट होगा। जनरलाइज्ड में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेन अफेक्ट होगा, तो इसलिए इसे जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज्ड सीजर सब डिवाइड होता है 4 में और पार्शियल सब डिवाइड होता है 2 में। तो ठीक है, पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन अफेक्ट नहीं होगा, पार्शियल ब्रेन अफेक्ट होगा या कोई पर्टिकुलर पोर्शन अफेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं जनरलाइज सीजर 4 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से 4 टाइप, टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस सीजर, मायोक्लोनिक और एटोनिक। तो याद रखिएगा, टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस सीजर, मायोक्लोनिक और एटोनिक। ठीक है, टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस सीजर, मायोक्लोनिक और एटोनिक, ये होते हैं 4 प्रकार के जनरलाइज। और जो पार्शियल सीजर होते हैं या फोकल सीजर होते हैं वो सिंपल पार्शियल होते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्शियल होते हैं। ठीक है, तो ये सब डिवाइड होते हैं 2 में और जनरलाइज सब डिवाइड होते हैं 4 में। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं जनरलाइज को। तो जनरलाइज में क्या, जैसे हम लोगों ने देखा कि जनरलाइज में होल ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन जो होता है वो अफेक्ट होता है। तो ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेन अफेक्ट होगा जनरलाइज सीजर में। तो सबसे पहले होता है टोनिक क्लोनिक। तो टोनिक क्लोनिक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टोनिक क्लोनिक ही होता है, इससे हम लोग ग्रांड mal सीजर भी कहते हैं। इसमें 4 फेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें 4 फेजेस होती हैं। तो जो पहली फेज होती है वो ऑरा फेज होती है, दूसरी होती है टोनिक फेज, तीसरी होती है क्लोनिक फेज, और जो लास्ट फेज होती है वो रिकवरी फेज होती है। ठीक है, तो ऑरा फेज, टोनिक फेज, क्लोनिक फेज और रिकवरी फेज, ये 4 फेजेस होती हैं किसकी, टोनिक क्लोनिक सीजर की। ठीक है, अब हम लोग चारों फेज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ऑरा फेज़। ऑरा फेज़ में क्या होता है, ऑरा फेज़ इंडिकेट करती है कि सीजर अब आने वाला है। ठीक है, तो ये 1 दिन पहले की हो सकती है, 1 घंटे पहले की हो सकती है, पर्सन टू पर्सन इसका ड्यूरेशन वेरी करता है, लेकिन ऑरा फेज़ बिफोर एपिलेप्सी की कंडीशन जो होती है, ठीक है, वो होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑरा फेज इंडिकेट अपकमिंग सीजर्स इन ऑरा फेज। तो ऑरा फेज क्या होता है, इंडिकेट करती है अपकमिंग सीजर, और ऑरा फेज में पेशेंट फील करता है एबनॉर्मल सेंसेशन, जैसे कि हेल्यूसिनेशन, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ये सारे एबनॉर्मल सेंसेशन पेशेंट जो होता है वो ऑरा फेज में फील करता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे एबनॉर्मल सेंसेशन उसे एक साथ फील होंगे, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो किसी को इंसोम्निया फील होगा, किसी को रेस्टलेसनेस फील होगी, किसी को हेल्यूसिनेशन फील होगा। तो
हेलुसिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन हो सकता है और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो सकता है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। तो विजुअल में क्या होगा? फॉल्स विजुअल परसेप्शन होगा, ऑडिटरी में फॉल्स साउंड परसेप्शन होगा, टेक्टाइल में उसे फॉल्स टच परसेप्शन होगा स्किन में या फॉल्स मूवमेंट उसे समझ आएगा, ऑल्फैक्टरी में क्या होगा? फॉल्स स्मेल, मतलब जो है नहीं वो परसीव कर रहा होगा वो उस टाइम, ठीक है। गैस्ट्रेटरी में उसे फॉल्स परसेप्शन होगा टेस्ट का। तो ये क्या होती है? ये कंडीशन होती है सारी ऑरा फेस की। ऑरा फेस क्या होता है? इंडिकेट करती है अपकमिंग सीजर्स को, ठीक है। ऑरा फेस के बाद आती है टोनिक फेस। तो टोनिक फेस में क्या होता है? मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस फेज पेशेंट लूज कॉन्शियसनेस, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। स्टैंडिंग, अगर खड़ा होगा तो पेशेंट गिर जाएगा, तो एंड इफ स्टैंडिंग फॉल ऑन द ग्राउंड, तो अगर वो खड़ा होगा तो गिर जाएगा, या किसी भी कंडीशन में अनकॉन्शियस हो रहा है तो वो जैसे भी पोजीशन में उससे गिर जाएगा, बैठा है तो गिर जाएगा, खड़ा है तो गिर जाएगा, ठीक है। तो मसल टोन क्या होगी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मसल टोन इंक्रीज, तो पेशेंट बॉडी स्टिफ हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। समटाइम रेस्पायरेशन इज अरेस्टेड थ्रू अ पार्शियल क्लोज ग्लॉटिस। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि रेस्पायरेशन अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है? मसल में बहुत ज़्यादा टोनिसिटी इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ग्लॉटिस पार्शियली क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो टोनिक फेज की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, 20 to 30 सेकेंड के लिए होती है ये टोनिक फेज, ठीक है। तो ऑरा फेज के बाद आती है टोनिक फेज। अब बात करते हैं क्लोनिक फेज की। क्लोनिक फेज क्या होता है? क्लोनिक फेज में जर्किंग मूवमेंट होता है। टोनिक में क्या होता है? मसल टोन इंक्रीज होती है, क्लोनिक में जर्किंग मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जर्किंग मूवमेंट होगा बॉडी का, फेस का, लिम्स का, सब जगह क्या होगा? जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट ऑफ जॉ एंड टंग प्रोड्यूस सलाइवा एंड फ्रोथ फ्रॉम माउथ, और मे पेशेंट बाइट द टंग ड्यूरिंग दिस फेज। मतलब वो अनकॉन्शियस है और क्लोनिक फेज यानी कि जर्किंग मूवमेंट चल रहा है उसके बॉडी में, तो क्या होगा? कई बार वो अपनी टंग को बाइट कर लेगा, और इसी फेज में जो सलाइवा और फ्रोथ हमें देखने को मिलता है वो इसी फेज में, क्लोनिक फेज में हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकेंड से फ्यू मिनट्स, मतलब 1 मिनट या मोर देन 1 मिनट की भी हो सकती है। मोस्टली 30 सेकेंड से फ्यू मिनट्स का ड्यूरेशन होता है ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट फेज में, जिसे रिकवरी फेज कहते हैं या रिलैक्सेशन फेज कहते हैं। तो ये इसमें क्या होगा? पेशेंट का जो जर्किंग मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, और वहाँ पे पेशेंट, लेकिन यहाँ पर भी पेशेंट कैसा रहेगा? अनकॉन्शियस ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरा फेज थी, उसमें सेंसेशन उसे फील होता है कि एपिलेप्सी या सीजर्स आने वाले हैं। उसके बाद टोनिक फेज आती है। टोनिक फेज में क्या होता है? मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्लोनिक फेज आती है। क्लोनिक फेज में क्या होता है? जर्किंग मूवमेंट चल रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होता है? रिकवरी में उसकी रिकवरी होगी, लेकिन वो अनकॉन्शियस होगा और डीप स्लीप में चला जाएगा। तो इन दिस फेज मूवमेंट सीजेस, पेशेंट लाई इन द फ्लैसिड एंड पेशेंट रिमेन अनकॉन्शियस, ठीक है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। ये 10-15 मिनट से आधे घंटे तक हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? रिकवरी फेज होती है। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर की, तो इसे क्या कहेंगे? एब्सेंस सीजर। अभी तक हमने जो देखा था वो क्या था? टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसमें 4 फेजेस हमने देखी। अब दूसरा जो टाइप है जनरलाइज सीजर का वो है एब्सेंस सीजर। तो इसमें क्या कहेंगे? इसे पेटेंट मल सीजर भी कहा जाता है, और टोनिक क्लोनिक को ग्रांड मल कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है। एब्सेंस सीजर एपिलेप्सी जो है वो ज़्यादातर हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ सीजर द कॉन्शियसनेस सडनली लूजिंग, और मतलब 10-15 सेकेंड के लिए कॉन्शियसनेस लूज होगी, उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस आ जाएगी। ये जो हमें एब्सेंस सीजर जो होता है वो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, और ये दिन में कई बार होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में कई बार हमें देखने को मिलती है पेशेंट्स में, यानी कि बच्चों में। तीसरा सीजर देखते हैं, तीसरा टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर देखते हैं, तो इसे कहते हैं मायोक्लोनिक। तो यहाँ पे क्या होगा? मसल में क्लोनिक मतलब हमने देखा था क्या था? क्लोनिक जर्किंग मूवमेंट था। तो यहाँ पे मसल्स में क्या होगा? जर्किंग मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इन मायोक्लोनिक सीजर सडन, ब्रीफ, सिंगल और रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इन्वॉल्विंग वन पार्ट और एंटायर बॉडी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कॉन्शियसनेस लॉस हो गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें पेशेंट जो है वो कॉन्शियस में है, कॉन्शियस है पेशेंट, और जर्किंग मूवमेंट बॉडी में हो रहा है, कई
पूरी कंप्लीट बॉडी में भी हो सकता है या बॉडी के किसी पार्ट्स में या मोर देन वन पार्ट्स में हो सकता है, हाफ बॉडी में हो सकता है। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, यानी कि पर्सन कॉन्शियस है और उसके साथ साथ हमें जर्किंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ड्यू टू जर्किंग मूवमेंट ऑफ होल बॉडी पेशेंट फॉल विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे होल बॉडी जर्किंग मूवमेंट शो कर रही है, लेकिन पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, और जर्किंग मूवमेंट की वजह से पेशेंट गिरेगा, पेशेंट फॉल कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट रहेगी। तो ये होता है मायोक्लोनिक सीजर, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर जो है वो क्या है, एटोनिक। एटोनिक में क्या देखेंगे हम लोग कि मसल टोन जो है वो एब्सेंट हो जाएगी, और हमने टोनिक में क्या देखा था कि मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो एटोनिक सीजर में देखेंगे कि मसल टोन कम्प्लीटली एब्सेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ सीजर सडनली मसल टोन लॉस पार्शियली और कम्प्लीटली। तो मसल टोन लॉस हो जाएगी, वो पार्शियली भी हो सकती है और कम्प्लीटली भी हो सकती है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मसल मतलब कम्प्लीटली मतलब टोटली एब्सेंट हो जाएगी मसल टोन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सीजर मसल टोन एब्सेंट और एटोनिक सीजर ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप अटैक। इसे क्या कहते हैं, ड्रॉप अटैक कहते हैं, ड्रॉप अटैक कहते हैं एटोनिक सीजर को। पेटेट मल कहते हैं एब्सेंट सीजर को, ग्रांड मल कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर को, ठीक है। तो ये इनके नाम भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं पार्शियल सीजर को फोकल सीजर भी कहते हैं। अब ये जो डिवाइड होते हैं टू में सब डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन इन्वॉल्व है या पार्शियल ब्रेन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, पार्शियल सीजर कह रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ सीजर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन पार्शियल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल पार्शियल सीजर को। तो सिंपल पार्शियल में क्या होगा, इसमें जो होता है वो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, और इसको क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर सीजर भी कहते हैं। पार्शियल सीजर को सेंसरी मोटर सीजर भी कहते हैं, और इसमें टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है इस सीजर में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सीजर एबनॉर्मल सेंसेशन अकर, देन एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट अकर, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज फोकल सीजर। क्योंकि पर्टिकुलर फोकस हो रहा है एक पोर्शन पे, तो वहाँ से जितनी एक्टिविटी कंट्रोल होंगी वो सारी अफेक्ट हो जाएंगी, इसलिए इसे कहते हैं फोकल सीजर। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल की। तो इसमें क्या होता है, इसे साइकोमोटर सीजर भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल को। तो इन दिस टाइप ऑफ सीजर पेशेंट्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर विद एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। तो वहाँ पे उसका बिहेव भी एबनॉर्मल हो जाएगा और एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहेंगे। तो ये पार्शियल के दो टाइप हैं, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ठीक है। अब हम लोग दो टाइप के सीजर और देखेंगे जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्फेंटाइल सीजर या फेब्राइल सीजर। ये हमें बच्चों में देखने को मिलता है और ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। तो दिस टाइप ऑफ सीजर अकर इन द इन्फेंट बिटवीन बर्थ एंड 1 ईयर ऑफ एज में हमें ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसे सीजर आने लगते हैं, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये कंडीशन हमें बच्चों में देखने को मिलती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस, अब देखेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो रिकवरी फेज है वो आती ही नहीं है। इसलिए पेशेंट अगर इससे सफ़र कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है एपिलेप्सी की, और ये बहुत मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग। दिस कंडीशन रिपीटेड सीजर अकर द पेशेंट नॉट रिकवर इन द नॉर्मल कंडीशन अराउंड 30 मिनट। तो 30 मिनट तक उसको रिपीटेडली सीजर आते रहते हैं और उसे रिकवरी फेज नहीं आती, वो रिकवर नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, इसमें जो रिकवरी फेज है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, और ये बच्चों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। दिस टाइप ऑफ सीजर एसोसिएटेड विद द इंट्राक्रेनियल लीजन्स। तो ये किसकी वजह से देखने को मिलती है, इंट्राक्रेनियल लीजन्स की वजह से, ब्रेन में लीजन्स हो गए उसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर किसी को एपिलेप्सी है और वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तभी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। दिस कंडीशन इज अकर व्हेन द एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट इज इरेगुलर। जब कोई भी पेशेंट एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लेता, तब भी स्टेटस एपिलेप्टिक की कंडीशन हमें देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। किसी भी टाइप की एपिलेप्सी में जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलर लेना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे जिस पेशेंट में एपिलेप्सी आ रही है। तो स्टेयरिंग देखने को मिलेगी, स्टेयरिंग के बाद जर्किंग मूवमेंट प्रेजेंट होगा, आर्म्स का, लेग्स का, होल बॉडी का, स्टिफनिंग देखने को मिलेगी बॉडी की, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। किसी किसी कंडीशन में वो कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल मायोक्लोनिक में प्रेजेंट होगी, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि कई बार क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा,
जो रेस्पायरेशन है वो जो ग्लॉटिस है वो ब्लॉक हो जाएगा और रेस्पायरेशन अरेस्टेड हो जाएगा। इस वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। तो बाउल ब्लैडर कंट्रोल खत्म हो जाता है जब एपिलेप्सी की कंडीशन होती है। तो फॉलिंग सडनली फॉर नो अपरेंट रीजन स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब पर्सन अनकॉन्शियस होगा या जब भी उसमें जर्किंग मूवमेंट शुरू होगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा सडनली, और पर्सन ऐसा क्या होगा, कंफ्यूज्ड रहेगा। तो ये सारे साइन और सिम्टम हमें एपिलेप्सी के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे और पास्ट हिस्ट्री भी लेंगे। उस कंप्लीट हिस्ट्री में इंक्लूडेड होगी फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो कंप्लीट जनरल और लोकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसकी ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करवाएंगे, यानी कि ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि ब्रेन की एक्टिविटी कैसी है, उससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे उस पेशेंट को, ठीक है। एक्सरे करवाएंगे स्कल को, कोई इंजरी तो नहीं है उसके ब्रेन में, कोई ट्यूमर तो नहीं है, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करवाएंगे। साथ ही साथ उसका ब्लड रूटीन और यूरिन और स्टूल का एग्जामिनेशन कराएंगे। देन सोडियम लेवल चेक करेंगे। कई बार हाइपोनाइट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया की वजह से भी क्या होता है, एपिलेप्सी हमें देखने को मिलती है। ग्लूकोज लेवल चेक कराएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। कैल्शियम लेवल चेक कराएंगे उस पेशेंट का। इन सब की वजह से क्या होता है, ये सब जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में और नर्व एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोडियम, कैल्शियम, इसलिए इनका लेवल भी चेक करना ज़रूरी होता है एपिलेप्सी की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलेगी इंजरी टंग में, मानिया देखने को मिलेगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगी। कई बार एबॉर्शन हो जाता है अगर प्रेग्नेंट है फीमेल तो, ठीक है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अभी भी सडनली फॉल हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और कई बार रीनल फेलियर या सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से हमें डेथ भी देखने को मिलती है, स्पेशली स्टेटस एपिलेप्टिक की कंडीशन, क्योंकि वो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एयरवे को देखेंगे कि एयरवे क्लियर है कि नहीं, और जो उसकी ड्रग थेरेपी देंगे स्पेशली उसमें क्या देंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे हम, ठीक है। और हम उसके साथ ही साथ उसको नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, मतलब जो भी उसकी कंडीशन है उससे उसे इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे, उसको ध्यान देंगे इस तरीके से। और जो उसका ट्रीटमेंट चलेगा उसमें ड्रग थेरेपी चलेगी, एयरवे को देखना होगा। इस तरीके से हम लोग उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे। और ये हो गया कंप्लीट लेक्चर एपिलेप्सी का। वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।